ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है प्लांट वाटर रिलेशन। एनाटॉमी पढ़ते वक्त भी हमने ये देखा है कि जाइलम जो है वो प्लांट के लिए वाटर की सप्लाई रूट के थ्रू लाएगा, एंट्री कराएगा और पूरे प्लांट के टिप तक वाटर को ट्रांसपोर्ट कराएगा। इसका मतलब प्लांट का वाटर से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होगा। और वाटर आपको पता है इट इज अ केमिकल सॉल्वेंट। ओके, तो बायोलॉजिकल उसका कोई नेचर है क्या? नहीं है, वो केमिकल है। वाटर इज अ केमिकल, तो उसका केमिकल, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका क्या कोहेजन है, उसका क्या एडिशन है, वो किस तरीके से जाइलम के अंदर जा रहा है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। और उसके लिए आपको वाटर के प्लांट से कुछ रिलेशनशिप समझने पड़ेगा। ओके, वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में वाइटल एक्टिविटीज में क्या आ जाएगा? फोटोसिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन। इनफैक्ट आपको कुछ नहीं तो ये ध्यान रखो कि प्रोटोप्लाज्म में भी वाटर है और उस वाटर में ही सारे केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, सारी मेटाबॉलिक पाथवे वहां पे चल रहे हैं। ओके, तो वाटर की एसेंशियलिटी तो है, इंपॉर्टेंट तो है इवन एनिमल में भी इंपॉर्टेंट ऑफ प्लांट एंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग है तो प्रोटोप्लाज्म होगा उसमें, एंड वहां पे वाटर की प्रेजेंस होगी और वहीं पे मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा, एंड मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ से आपको ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एकदम जस्टिफाई होना चाहिए। क्लियर? इट प्रोवाइड्स द मीडियम इन विच मोस्ट सब्सटेंस आर डिजॉल्व। ठीक है, आयनिक फॉर्म में वो मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, सभी उसमें डिजॉल्व फॉर्म में जाएंगे मोस्ट, और कुछ सस्पेंडेड भी होंगे। ठीक है बच्चे, द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स इज नथिंग बट वाटर इन विच डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड। तो ये भी ध्यान रखना। समझ में आ रहा है ये बात? अब यहाँ कुछ डेटा दिए हुए हैं, इसको आप पैराग्राफ से निकाल के एक टेबल बना लें। अब वाटरमेलन पता है ना, तरबूज, वाटरमेलन हैज ओवर 92% वाटर। उसका जो टोटल वेट है उस वेट का 92% वाटर उसमें प्रेजेंट है। और ये वाटर वो कोई प्लांट एब्जॉर्ब करके ले रहा होगा क्या? क्या लगता है? उसकी मेटाबॉलिज्म ऐसी होती है जिस मेटाबॉलिज्म से वाटर का प्रोडक्शन वो ज्यादा करके वाटर को स्टोर कर। खीरा तुम शायद ककड़ी बोलते, ठीक है, सैलेड में यूज करते हैं, उसमें भी देखो वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। 92% वाटर। Most herbaceous plants have only about 10 to 15% of its fresh weight as dry matter. ध्यान देना, उल्टा लिया है ये सेंटेंस। ठीक है, तो 10 to 15% बायोमोलिक्यूल पढ़ा हुआ है। व्हाट इज द ड्राई वेट? पता है सब क्या होता है? वाटर को इवेपरेट कर दे या ड्राई करे तो जो भी आप प्लांट का पार्ट या एनिमल का पार्ट लोगे उसका ड्राई वेट आपको मिल जाए। मतलब वेट वेट माइनस ड्राई वेट, जो आप माइनस का आएगा दैट इज द वाटर। वाटर कंटेंट आपको मिल जाएगा। ओके बेटा, तो यहाँ पे जो डेटा दिया है, पहले में वाटर दिया हुआ है, दूसरे में ड्राई वेट दिया है। और पूछेगा अगर आपको वाटर कंटेंट, तो ऑप्शन में 10 to 15% दिया रहेगा, तो इसका अपोजिट कर लो, वही पेंसिल से लिख लो, इट इज 90 to 85%। बात समझ में आई हम क्या बोले? एक है ड्राई वेट, एक है वेट वेट। वेट समझ में आ रहा है ना, वेट वेट स्पेलिंग लिख दे रहे, आप समझे? इसके अंदर पानी है, इसके अंदर से पानी निकल गया है। अब ये क्या कह रहा है सेंटेंस? पहला वाला तो क्लियर है कि 92% उसके पूरे जो मास है वाटरमेलन का, उस मास में 92% वाटर है। दूसरी वाले में क्या कह रहा है? मोस्ट ऑफ द हर्बेसियस प्लांट, मतलब हर छोटे प्लांट, ठीक है, जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, और ऑब्वियसली आपको पता है उसके स्टेम सॉफ्ट होते हैं, टेंडर होते हैं, तो वाटर वहां पे रहेगा। क्लियर? ब्रांचेस सॉफ्ट होगी। हर्बेसियस प्लांट हैव only about 10 to 15% of its fresh weight as dry matter। मतलब वाटर को इवेपरेट कर दिया है तब उसका आ रहा है 10 to 15%। उसके फ्रेश वेट का ड्राई वेट कितना है? 10 to 15%। इसका मतलब फ्रेश वेट कितना होगा? जस्ट अपोजिट। फ्रेश वेट मतलब जब उसमें वाटर था
तो 10 है तो 90 हो गया, 15 है तो 85 हो गया। अभी समझ में आया? समझ में आया? तुम लोग को आया समझ में? ठीक है, तो वहां पे पेंसिल से नोट करें। ऑफ कोर्स distribution of water within a plant whereas woody part have relatively very little water। पता है हमें? woody part मतलब चले जाओ कहाँ पे, हार्डवुड, जिसका ट्रांसडक्शन, जिसका कंडक्शन ऑफ वाटर भी रुक गया है, वो वुड में फाइनली वुड में कन्वर्ट होता जा रहा है। बाहर की जगह जो सैप वुड है उसमें कंडक्शन चलेगा, वो भी गीली लकड़ी है। और आप वुड में जो यूज करते हो फर्नीचर में, दैट इज द ड्राई वुड। ओके, तो सेंटर वाले को लेना है आपको, हार्ड वुड। उसके लिए क्या कह रहे हैं हम, हैव रिलेटिवली वेरी लिटिल वाटर, या आप ड्राई वुड दोनों ले लो। सेकेंडरी साइलम की सिर्फ बात करो तो भी आपको क्या दिखेगा, जब आप उसको कट कर लोगे, रख दोगे, तो कुछ टाइम में वहां पे बहुत कम अमाउंट में वाटर मिलेगा, क्योंकि जाइलम इज नॉट द स्टोरेज हाउस ऑफ वाटर। स्टोरेज हाउस नहीं है उसके पास, ना प्रोटोप्लाज्म है, ना उसके पास सेंट्रल वैक्यूल है। इट इज लाइक अ पाइप। आपने पाइप लगाया, नल ऑन किया, उस पाइप में पानी आया, पानी नहीं है तो वहां कहीं स्टोर नहीं है, इसलिए बहुत लेस अमाउंट में आपको वाटर मिलेगा। कहाँ, वुडी पार्ट में। क्लियर है? वाई सॉफ्ट पार्ट, सॉफ्ट पार्ट में सब कुछ ले आओ, लीफ ले आओ, बाकी कॉर्टिकल एरिया ले आओ, पैरेन्काइमा जहाँ पे पढ़ रहे थे वो सब ले आओ, मेसोफिल ले आओ, सारी सेल, टिश्यू, स्ट्रक्चर, पेटियोल, फ्लावर, फ्रूट, सब कुछ ले आओ जो सॉफ्ट है। सॉफ्ट इन द सेंस जिसमें वुड नहीं। ओके बेटा, तो उन सब में वाटर का कंटेंट हाई होगा। सबके अंदर सेंट्रल वैक्यूल है, सब में प्रोटोप्लाज्म है, तो सेंट्रल वैक्यूल तो सेल सैप बना रहा है, वहां स्टोरेज है। फिर दूसरा प्रोटोप्लाज्म भी है, वहां पे भी वाटर है। फिर इंटर सेलुलर स्पेस होगा, तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी वाटर है। क्लियर है? वाई सॉफ्ट पार्ट मोस्टली कंटेन वाटर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सीड की बात करते हैं, बेसिक बायोलॉजी में भी बात हुई अपनी इस बारे में। सीड के अंदर वाटर है या नहीं? आपके घर में जो चना रखा है, जो मूंग दाल, खड़ी मूंग दाल रखी है, अरहर रखी है, खड़ी रखी है, ठीक है, मटर रखा है खड़ा, उन सब के अंदर वाटर है या नहीं? है। ठीक है, पहले भी अपनी इस पे बात हुई है, वो लिविंग है। लिविंग है मतलब वाटर है, प्रोटोप्लाज्म है, सेलुलर स्ट्रक्चर है, और तभी आप जब उसको वाटर डालते हो तो स्प्राउट बनता है। और वहीं से आप आगे जाओगे तो सीडलिंग होने के बाद प्लांट बने, प्लांटलेट्स बन जाए। क्लियर? तो ये भी मार्क करना इंपॉर्टेंट है। अ सीड मे अपीयर ड्राई बट इट स्टिल हैज वाटर, अदरवाइज इट वुड नॉट बी अलाइव एंड रिस्पायरिंग। सेलुलर रेस्पिरेशन यूनिवर्सल प्रोसेस है बेटा। नेक्स्ट आ जाओ, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स take up huge amount of water daily, but most of it is lost to the air through evaporation from the leaves। मैं पहले भी इस पे भी बता चुकी हूँ मैं, 99% इवेपरेट हो गए। ठीक है, जैसे सपोज कोई प्लांट है, उसने 5 लीटर वाटर इंटेक किया दिन भर में, तो उसका 99% उसने इवेपरेट कर दिया, और सिर्फ 1% उसके खुद के लिविंग मेटाबॉलिज्म के लिए यूटिलाइज होगा। ओके, इवेपरेशन फ्रॉम द लीव्स, मेनली लीव्स। आपको पता है वाटर इज अ केमिकल, जहां जहां से जा रहा है, जहां पे सनरेज उस पर वर्क करेगी, टेम्परेचर उस पर वर्क करेगा, इफेक्ट पड़ेगा उसको, और वो इवेपरेट होगा। बस इवेपरेशन और गैसेस हमको निकलने की जगह चाहिए। तो लेंटिसेल से भी वो निकल सकता है, स्टोमेटा से भी निकल सकता है। ओके, ट्रैवल में भी इवेपरेट हो रहा है, वहां से वो कम हो गया, अब वो मूव करेगा, गैसेस डिफ्यूजन होंगी, और जहां से उसको स्पेस मिलेगा वहां से वो मूव करेगा। तो मेनली लिखो यहाँ पे mainly leaves, that is transpiration, और प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन, वाटर इवेपरेशन को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, इसी चैप्टर का पार्ट भी है वो। अ मैच्योर कॉर्न प्लांट, अगेन एग्जांपल है, मोनोकॉट है या डाइकॉट है बेटा? कॉर्न मोनोकॉट ना, कॉर्न का सीड अपन ने पढ़ रखा है। एब्जॉर्ब्स ऑलमोस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे, डेटा है, मार्क कर लो। मैच्योर जरूर ध्यान रखो, यंग नहीं। मैच्योर मतलब क्या होता है, वेजिटेटिव फेज क्रॉस हो चुका है, फ्लावरिंग फेज भी क्रॉस हो चुका है, और उसका
जो आप क्रॉप खाते हो वो वहां पे डेवलप्ड हो चुका है। तो मैच्योर कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब almost 3 liters of water in a day, while a mustard plant absorb water पानी पियो इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अबाउट 5 hours। ये डेटा कुछ अलग ही पैरामीटर में है, मतलब लैंग्वेज बदल बदल के दे रहा है वाटर के डेटा। अपना जो वेट है उसका, जब सपोज वो 5 kg है तो वो अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अबाउट 5 hours। किसी को टाइम को कम करके वो आपसे कैलकुलेट करा सकता है कि 2 आवर में कितना हुआ, 3 आवर में कितना हुआ, 90 मिनट्स में कितना एब्जॉर्ब होगा। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो डेटा आपके एकदम शॉर्टेड रहने चाहिए, यहाँ से आप निकाल लेना इसको। Because of this high demand for water, it is not surprising that water is often the limiting factor for the plant growth and productivity in both agriculture and natural इन्वायरमेंट। अगर आप खेती देख रहे हो तो आपको पता है कि खेती की एक बड़ी समस्या अपने कंट्री में, ऑल्दो वी आर द कृषि प्रधान देश, ठीक है, हम कृषि प्रधान देश है, लेकिन पानी की कमी, फर्टिलाइजर की कमी, ये सारी चीजें, आउटपुट सब अच्छा खासा किसान लोगों की समस्याएं चलती रहती है इस कंट्री में। तो वहां पे वाटर को अब आपको सोचना है। अगर एग्रीकल्चर कर रहा है कोई, कुछ खेती कर रहा है और गलती से धान की खेती कर रहा है, तो धान मतलब राइस की खेती में उसको सबमर्ज रखना है। क्रॉप को सबमर्ज रखेंगे तब वो ग्रो करेगा, तो वाटर चाहिए। तो जहाँ वाटर की कमी है वहां धान नहीं हो सकता। गेहूं की खेती कर रहा है, बारिश चाहिए, ठीक है, गन्ने की खेती हो रही है, चाहिए वाटर, चाहिए सप्लाई चाहिए। रेन वाटर नहीं आ रहा है तो ट्यूबवेल से पानी देंगे, नहर से पानी चाहिए। तो वॉट एवर, एग्रीकल्चरल आप तो सोच ही सकते हो, नेचुरल भी आपको पता है। अपने जो चारों तरफ है वो प्लांट नेचुरल हैबिटेट में वो भी वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं वाया रूट। आप अपने क्यारी में आ जाओ, अपने गार्डन में आ जाओ, अपने घर के फ्लावर पॉट में आ जाओ, तो वो भी वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। आप वाटर डालते हो टाइम टू टाइम, एक्सेप्ट कुछ जेरिक प्लांट अगर लगे हैं। अगर आपके घर में एलोवेरा लगा होगा तो आप उसको डेली वाटरिंग नहीं करोगे। नागफनी लगा है, कैक्टस लगा है, तो भी आप वाटरिंग नहीं करोगे। क्रिसमस ट्री लगा है तो भी आप वाटरिंग नहीं करोगे। तो दैट इज द रिक्वायरमेंट कि किस प्लांट को कितनी रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये फैक्टर कि सबको वाटर चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो लिमिटिंग फैक्टर क्या हो गया, आएगा डिटेल में, बाद में अपन लिमिटिंग फैक्टर पे बात करेंगे। अभी जस्ट समझ लो, वर्ड आया इसलिए समझ लो क्या हो गया लिमिटिंग मतलब क्या। पहले तो ये समझो, ये जो प्रोसेस आप पढ़ने जा रहे हो वाइटल एक्टिविटी, ये क्या किसी एक चीज पे डिपेंडेंट है। अगर हम कहें फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस क्या सिर्फ वाटर से हो जा रही है? नहीं हो रही है ना। दैट इज द प्रोसेस जिसमें कुछ नहीं तो आपको इतना पता होगा कि लाइट चाहिए, CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, इतना तो सबको पता, ठीक है। तो लाइट लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है क्या? सनलाइट हर एरिया में नहीं हो सकता, कभी कहीं है, वो एक्सेप्शन केस है, वो बात की बात है। अभी आप जनरल बात कर रहे हो तो अर्थ पे सनलाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। जो भी मिल रहा है उसका 10% भी अपन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। फिर सॉइल की बात कर लें या CO2 की बात कर लें, CO2 का जो कंसेंट्रेशन है दैट इज क्वाइट एनफ, वो भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। जो आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हो वो क्या कहता है कि CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है। CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है मतलब अभी सफिशियंट है। आप उसका वाइस वर्सा करके अपने दिमाग में फिट कर लो। CO2 भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, कुछ केसेस हैं वो जहां पे आएंगे वहां बात करेंगे। लेकिन वाटर लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। और लिमिटिंग फैक्टर का मीनिंग यहाँ क्या निकला, जस्ट सपोज कोई एक लोग है, वो रेस कर रहे हैं, ठीक है, वो फ्री है, बहुत अच्छा बच्चा है, तेज दौड़ता है, 15 साल का, एकदम दौड़ के रेस में विनर है। दो का बाइंड कर दिया गया, पैर जोड़ दिया गया, बांध दिया गया मतलब, ठीक है, दोनों को एक साथ दौड़ना है, ठीक। उसमें दोनों की कैपेसिटी इंडिविजुअल क्या थी वो वर्क करेगी, या दोनों एक साथ कैसा परफॉर्म करेंगे वो वर्क करें। दोनों एक साथ कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे वो वर्क करेगा। फिर मैंने अब तीसरे बच्चे को बांध दिया, अब तो जो विनर था वो तो फंस गया, वो डिपेंडेंट हो गया बच्चे पे। बच्चे को संभालना भी है, बच्चा जितना तेज चलेगा तब वो विनर होंगे, तब वो जीतेंगे। तो ऑल्दो वो अपने अपने फील्ड के विनर थे, लेकिन वो डिपेंडेंसी किस पे हो गई, छोटे बच्चे पे। तो सनलाइट भरी भरी है, बहुत है, CO2 बहुत है, या जो भी चाहिए मिनरल वगैरह वो प्रॉपर पहुंच रहे हैं,
लेकिन वाटर नहीं है तो पूरी फोटोसिंथेसिस या कोई भी वाटर आप प्रोसेस दिमाग में लाओ, वो परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज बाकी चीजें प्रेजेंट होके रह जाएंगी, वाटर नहीं है, बिना वाटर के होगी नहीं प्रोसेस, तो दैट्स वाई लिमिटिंग फैक्टर। क्लियर है? चाहे नेचुरल इन्वायरमेंट हो या एग्रीकल्चर। अब बात करते हैं वाटर पोटेंशियल। पोटेंशियल टर्म का मीनिंग समझते हो? व्हाट इज पोटेंशियल? हम्म, क्या? कुछ भी बताओ, जो भी दिमाग में आया। पोटेंशियल सुनते ही क्या आया? ऐसे ही बोल दो विराट कोहली की पोटेंशियल है सेंचुरी मारने का, ये वर्ड यूज करते ना अपन। तो पोटेंशियल का मतलब आप क्या समझो? उसके अंदर बहुत पोटेंशियल। एबिलिटी। और बताओ। हाँ, कैपेसिटी। मतलब, तो एबिलिटी टू परफॉर्म अ वर्क, कोई भी वर्क करने का क्या उसके पास टेंडेंसी है, दैट इज द पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल के लिए रेजिस्टेंस आ जाता है। पढ़ोगे तुम लोग फिजिक्स में, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वाटर पोटेंशियल, वाटर जो मूव कर रहा है, वाटर की एबिलिटी टू मूव, दैट इज द वाटर पोटेंशियल। वाटर की कितनी कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है कि वो मूव कर सकता है, दैट इज द वाटर पोटेंशियल। किससे अफेक्ट होगी, क्या होता है, ये सब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? तो कंप्रीहेंड प्लांट वाटर रिलेशनशिप, आप इसको पढ़ना चाहो, समझना चाहो, तो पहले तो आप ये देखो कि वाटर का खुद का क्या पोटेंशियल है। ठीक है, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड टर्म इज नेसेसरी। वाटर पोटेंशियल, इसको बोलते हैं साई, PSI। ठीक है, साई, नीचे आ गया डब्लू, साई डब्लू, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर पोटेंशियल। और अगर इस कॉन्टेक्स्ट में आपको सिर्फ साई लिख के आया है, उसका भी मतलब है वाटर पोटेंशियल। नोट कर लो ये कहीं पे, न्यूमेरिकल आते हैं यहाँ से। सिर्फ साई लिखा रहेगा तो भी वाटर पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना। इज द कॉन्सेप्ट फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग वाटर मूवमेंट। ओके, वाटर एक्वस सोल्यूशन है, वाटर एक सॉल्वेंट है, वाटर का बहुत स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स है। वाटर को आप चाकू छुरी से काट नहीं सकते हो, इससे आप उसके कोहेसिव फोर्स को आइडिया लगा लो। अगर आपके टेबल पे वाटर गिर गया एंड यू वांट टू कि पीसेस कर दो उसके, दैट इज नॉट पॉसिबल। जैसे आप हटाओगे स्पून, वो आपस में मिल जाएंगे, जैसे आपने नाइफ हटाया वो फिर से आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, बहती हुई नदी को आप नहीं काट कर सकते। तो दैट इज व्हाट, ये कोहेसिव प्रॉपर्टी है, वाटर के मॉलिक्यूल आपस में बहुत स्ट्रांगली हाइड्रोजन बॉन्ड और कोहेसिव फोर्सेस से बाइंड होते हैं। इज इट क्लियर? तो वाटर है तो वो मूव करेगा ही करेगा, सिर्फ उसको स्लोप चाहिए। आपको और कोई एक्स्ट्रा पावर देने की नीड नहीं, नेचुरली भी आप देखो। ठीक है, अगर आपका पानी गिरा है तो अपने अकॉर्डिंग जिधर स्लोप होगा उधर वो मूव कर जाए। वाटर आप ऐसे गिरा रहे हो और वो ऐसे ही रुका रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है बच्चा? तो वाटर पोटेंशियल इज अ कॉन्सेप्ट फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग वाटर मूवमेंट। सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या हो गया? एबिलिटी ऑफ सॉल्यूट क्या करने की, वाटर को रोकने की, क्योंकि प्योर वाटर कहीं है नहीं बायो में, प्योर वाटर कहीं है नहीं। और सबसे ज्यादा हायर पोटेंशियल किसका होता है वाटर पोटेंशियल का? प्योर वाटर। समझ सकते हो ना? सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट ऐड हो गया, सॉल्यूट के ऐड होते ही कुछ वाटर, सॉल्यूट प्लस वाटर या सॉल्वेंट लिख लो, और क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। इसको समझो हम क्या यहाँ पे बताया। सॉल्यूट के ऐड होते ही कुछ फ्री वाटर जो वहां पे प्रेजेंट थे, वो सॉल्यूट के साथ भी तो बाइंड करेंगे ना, एडहेसिव फोर्सेस, एडेशन शो करेंगे, उनके साथ आयनिक बॉन्डिंग बनाएंगे, डिफरेंट टाइप का, जैसा सॉल्ट जैसा सॉल्यूट वैसा बॉन्डिंग। ओके, तो आपको क्या समझना है? प्योर वाटर कंप्लीटली प्योर था, इसमें सारे वाटर मॉलिक्यूल थे, दैट्स वाई इसका वाटर पोटेंशियल सबसे हायर होता है और वो है 0। उसको वैल्यू दिया गया है 0। डायरेक्ट एमसीक्यू, सबसे हायर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल किसका होता है? प्योर वाटर का। कितना होता है? 0। ठीक है बच्चा, अब हम जैसे इसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे वो बनेगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बनते ही कुछ वाटर मॉलिक्यूल हो गए एंगेज। जस्ट सपोज आपने चीनी का शरबत बनाया,
शुगर सॉल्यूशन या रसना ऐड कर लिया, जो मर्जी, टैंग ऐड कर लो, ठीक है। तो प्योर वाटर लोगे आप, फ्रिज से बॉटल निकालोगे, वाटर लोगे और उसमें टैंक का पाउच ऐड किया, अब वो आप ड्रिंक कर रहे हो, ले रहे हो एज ए इनटेक, तो उसका वाटर पोटेंशियल कम हो गया कंपेयर टू प्योर वाटर। ग्लास आपकी उतनी बड़ी है, वाटर उतना ही है, कोई वाटर बाहर नहीं निकला है, तो वाटर का पोटेंशियल क्यों कम हुआ, ये बात समझ में आई। वो वाटर का पोटेंशियल इसलिए कम हुआ क्योंकि अब वहां पे कुछ फ्री वाटर मॉलिक्यूल, आपने जो भी सॉल्यूट ऐड किया है उसके साथ इंगेज है, उसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो अब वाटर ही मूव करता है सिर्फ अपने हायर टू लोअर। अगर हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाते हैं एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए, ऑस्मोसिस को समझने के लिए, तो सॉल्यूट रुक जाएगा एक साइड, वाटर मूव करेंगे, तो पोटेंशियलिटी उसकी कम हुई है, ज्यादा हुई, प्योर वाटर के कंपैरिजन कम हो गई, ठीक है। टफ लग रहा है क्या, बहुत इजीली तो बता रहे हैं, टफ लग रहा है क्या, सिंपल। अभी हम बायो में तो आ ही नहीं रहे, बाहर वाटर पोटेंशियल हम बता रहे हैं कि वाटर, आपने एक गिलास पानी लिया, वो प्योर वाटर है, उसको आपको अगर ट्रांसपोर्ट कराना है, वो फास्टर रेट से ट्रांसपोर्ट करेगा कंपेयर टू सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि वाटर पोटेंशियल कम हुआ है। वाटर पोटेंशियल किसकी वजह से कम हुआ है, सॉल्यूट की वजह से, और सॉल्यूट अपना पोटेंशियल लगा रहा है, दैट इज द सॉल्यूट पोटेंशियल। क्लियर है भाई। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं साई एस से, और जब साई लिखा रहेगा तो ये सिर्फ एस लिखा रहेगा। एंड नेक्स्ट आता है प्रेशर पोटेंशियल। जैसे ही सिस्टम के अंदर वाटर मूव करके आएगा, या सॉल्यूट है वहां पे ऑलरेडी, सपोज एक हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, दूसरा लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोल रहे हैं, तो वाटर मूव करेगा लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हायर की तरफ, क्योंकि इधर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा एंगेज है तभी वो हायर कंसंट्रेशन है, इधर वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा फ्री है तभी वो लोअर कंसंट्रेशन है। तो सॉल्वेंट हाई है, वाटर पोटेंशियल कंपैरेटिवली हाई होगा, वाटर मूव करेगा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन। क्लियर है, समझ में आ रही बात। लेकिन जैसे वाटर मूव किया, उस पर्टिकुलर सिस्टम में एक प्रेशर जनरेट होगा, और उस प्रेशर का फिर से कोई रोल होगा आने वाले वाटर पे, आने वाले सॉल्यूट पे, सॉल्ट पे, एंड दैट इज द प्रेशर पोटेंशियल। सिस्टम पे लगने वाला प्रेशर विद द अफेक्ट ऑफ वाटर, वाटर के आने की वजह से जो उसका प्रेशर हुआ, जैसे सपोज किसी बलून को हम फुला रहे हैं पानी से, हवा की जगह पानी डाल रहे हैं, ठीक है, तो पानी जैसे जैसे बढ़ेगा उस बलून की वॉल पे प्रेशर बढ़ेगा ना, हम्म, तो पानी के आने से प्रेशर हुआ, और उस प्रेशर का अपना एक पोटेंशियल है कि वो किस से बस्ट कर देगा बलून को, एक लिमिट के बाद वो बैलून को बस्ट कर सकता है, तो दैट इज द प्रेशर पोटेंशियल। सबकी एबिलिटी टू परफॉर्म अ वर्क, वाटर का फॉर मूवमेंट, सॉल्यूट का फॉर हिंड्रेंस, एंड प्रेशर पोटेंशियल जो उसके सिस्टम के वॉल प्रेशर पे एक प्रेशर जनरेट होगा, दैट इज द प्रेशर पोटेंशियल। क्लियर है। तो किसी भी सॉल्यूशन में दो मेन कंपोनेंट हो जाते हैं जिसपे वाटर पोटेंशियल डिपेंडेंट होता है, वन इज सॉल्यूट पोटेंशियल, अनदर वन इज प्रेशर पोटेंशियल, दैट डिटरमाइन वाटर पोटेंशियल। दैट्स व्हाई आई सेड कि वाटर पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ऑन सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। इतना जाएंगे आप इसको समझने के लिए एनसीईआरटी के बाहर, समरी हम आपको पहले इसलिए बता दे रहे हैं, एकदम पेशेंस रख के आपको इसको समझना है। फॉर्मूला जो आपको मिलेगा फाइनली, दैट इज साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई पी प्लस साई एस। ये फॉर्मूला आपको आएगा। ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज नथिंग, इट इज अ सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। और ये सब समझने के लिए आपको पहले ऑस्मोसिस समझना पड़ेगा, मूवमेंट समझना पड़ेगा, सॉल्यूट कैसे मूव कर रहा है, सॉल्यूशन कैसे मूव करेगा, सॉल्वेंट क्या रोल प्ले कर रहा है, ये सब चीजें समझनी होगी। तो अब आप मुझे बता दो ये समझना है तो हम वो पढ़ाए, अदरवाइज एनसीईआरटी पढ़ाए, क्योंकि पीवाईक्यूज मिलेगा आपको इससे रिलेटेड, और एक एक्स्ट्रा लेक्चर लगेगा समझने में।
समझ लो। ठीक है, जैसे लगे कि नहीं समझ में आ रहा है या तो बोलो, या तो नींद आ रही है तो जाके पानी डाल लो। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम बता चुके हैं, उसको आप पहले मार्क कर लो एनसीईआरटी में। वाटर मॉलिक्यूल पॉजेस काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट के लिए जो उसके पास टकराने के बाद एनर्जी आई है और मूवमेंट बढ़ा है। इनिशियली फ्री एनर्जी से अदर वाटर मॉलिक्यूल, उनसे कोलाइडल, कोलाइडल से काइनेटिक एनर्जी, और अगर आपने थर्मल एनर्जी ऐड कर दी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। इन लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म दे आर इन रैंडम मोशन। ठीक है, लिक्विड वाटर हो गया, गैसेस वेपर हो गया, ओके, सॉलिड आइस हो गया। छोटे क्लास की कहानी है। दे आर इन रैंडम मोशन दैट इज बोथ रैपिड एंड कांस्टेंट, डायरेक्शनलेस। ठीक है, द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम, द ग्रेटर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। वाटर मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल की अपनी काइनेटिक एनर्जी, जितना वाटर ज्यादा उतने वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा, उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। क्लियर है? और वाटर पोटेंशियल, और उसी को तो आप बोल रहे हो वाटर का मूवमेंट, तो वाटर की एबिलिटी टू मूव। हेंस इट इज ऑब्वियस दैट प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल। समझा दिया ये। इफ टू सिस्टम कंटेनिंग वाटर आर इन कॉन्टेक्ट, random movement of water molecules will result in net movement of water molecules from the system with higher energy. हायर एनर्जी बोले तो काइनेटिक एनर्जी बेटा, ओके, टू द वन विद लोअर एनर्जी। आपको पता है कि जो मूवमेंट हम पढ़ रहे थे, ज्यादा मॉलिक्यूल से कम मॉलिक्यूल की तरफ डिफ्यूजन होगा, तो ज्यादा मॉलिक्यूल मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से लो काइनेटिक एनर्जी की तरफ मूव करेगा वाटर। सब रिलेटेड है एक दूसरे से। क्लियर है? अब समझते हैं वाटर का मूवमेंट। ऑस्मोसिस बोलते हैं वाटर के मूवमेंट को, ये कल भी बताया। When two solutions of different concentration are separated by with each other by a semi-permeable membrane, कहाँ आ गए अपन? लेबोरेटरी में। The solvent from low concentration solution begin to move या flow towards the one having higher concentration solution। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन हायर कंसेंट्रेशन का है, मतलब सिंपल सा, वाटर लो है, वाटर लो है। ठीक है, सॉल्यूशन लोअर कंसेंट्रेशन है, मतलब वाटर हाई। कुछ नहीं, बहुत टफ लग रहा है तो सिंपल आप खुद से शुगर सॉल्यूशन बनाओ और देखो, जब आप चीनी 2 चम्मच डालोगे तो वो कम थिक होगा। आप उसी में 5 स्पून शुगर ऐड कर दो, वो लेस थिक हो गया। पानी बाहर नहीं गिर रहा है, पानी जा कहाँ रहा है? शुगर के साथ बाइंड कर गया। शुगर के साथ जो पानी बाइंड कर गया वो खुद वाटर के फ्लो के लिए काइनेटिक एनर्जी अब नहीं दे सकता है। बस इतनी सी चीज है। जो जितना ज्यादा हायर शुगर, उतना हायर कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन, उतना फ्री वाटर कम। वाटर कम, काइनेटिक एनर्जी कम, काइनेटिक एनर्जी कम तो मूवमेंट कम। 5-6 चीजें हैं साथ में जो याद होनी चाहिए। द प्योर सॉल्वेंट मतलब प्योर वाटर will flow the same manner if it is separated from a solution by a semi-permeable membrane। तो ये तो हायर और लो वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। प्योर सॉल्वेंट है मतलब 100% वाटर है, और दूसरी तरफ आप अगर 2% भी रखते हो तो इधर 98% वाटर है, और 2% शुगर हो गया। चलो शुगर ही लेके चलते हैं, समझ में आ रही है बात? तो 2% वाटर कहाँ बिजी है? 2% शुगर के साथ। तो ऑब्वियसली मूवमेंट किधर से होगा? हाई टू लो। तो प्योर वाटर पे किधर मूव करता है? सेम मैनर में, हाई टू लो, मतलब लो कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसेंट्रेशन। यहाँ पे शुगर ऐड है, ये तो सॉल्यूशन है ही नहीं, ये तो प्योर सॉल्वेंट है। इज इट क्लियर? पेंसिल नहीं चल रही है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, रफ पेज नहीं खुला है इसलिए समझ में नहीं आ रहा। अगर ये चीजें लिखोगे ना तुरंत समझ में आएगी। पेज ओपन करो, हम क्या बोल रहे हैं उस चीज को लिखो, जो हम कह रहे हैं वो तुम्हें समझ में आ रही है, आनी चाहिए। नहीं आ रही है तो रोको मुझे, अदरवाइज हम तो बढ़ते जाएंगे।
Thus, the spontaneous flow of solvent towards a solution across a semi-permeable membrane is called as osmosis. उसी को आप osmosis कहते हैं. The flow of water or solvent is from low concentration solution to higher concentration solution. पहले ही मैंने summary कर दी. Defined at the spatial diffusion of solvent. That's why osmosis itself a diffusion. ये भी पहले बात हो चुकी है. वाटर इन दिस कॉन्टेक्स्ट आप यहाँ पे जो पढ़ रहे हो वो वाटर ले रहे हो आप सॉल्वेंट को फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन व्हेन बोथ द सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो. ऑस्मोसिस डिस्कवर्ड बाय एब नॉलेज 1748. The detailed explanation of osmosis and term was given by Traub and Dutrocher. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट, इनसे इंपॉर्टेंट ये है. पासिंग द वाटर थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज द एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस. द वाटर मूव्स इनटू द सेल ड्यूरिंग द ऑस्मोसिस इनटू द सेल. कल ये सब डिलीट किया था मैंने क्वेश्चन भेजते हुए. अंदर की तरफ आ रहा है तो एंडो ऑस्मोसिस, बाहर की तरफ जाएगा तो एक्सो ऑस्मोसिस. आज दूंगी ये सारे क्वेश्चन, रोज 10 क्वेश्चन ऐसे मेरे दिए हुए भी सॉल्व करो, अगर नहीं मिल रहे हैं तो लेके सॉल्व करो. ठीक है, अब इसको आप बहुत आराम से देख सकते हो. रेजिन, ग्रेप्स, किशमिश, खीर में सेवई में किशमिश डली रहती है, कैसे फूल जाती है ना. तो इसका मतलब उसके अंदर दूध और शुगर सब उसके अंदर ट्रांसपोर्ट किया, वो टेस्टी हो जाती है. और आप आराम से जब आप किशमिश देख रहे हो, रेजिन देख रहे हो, तो वो आपको श्रिंक की हुई दिखती है. ग्रेप्स प्लेस्ड इन वाटर दे शो एंडोऑस्मोसिस. क्लियर है बच्चा? टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस में आ रहे हैं अभी, धीरे धीरे समझोगे. अब आप देखो यहाँ पे एक इमेज दिख रही है. कंसंट्रेशन को समझने की कोशिश करो. हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कौन सा है, ए या बी? तेज बताओ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? मुझे समझ में आएगा. बी. बी इज हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. लो कंसंट्रेशन हो गया ए. वाटर फ्री किस में है ज्यादा? ए. वेरी गुड. तो मूवमेंट कहां से करेगा? ए टू बी. कब तक करेगा? जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाएगा. क्या आपको दूसरे में इक्विलिब्रियम दिख रहे हैं? दूसरे में इक्विलिब्रियम दिख रहा है? दिस इज इक्विलिब्रियम बेटा. इतने वाटर में इतने मॉलिक्यूल और इतने वाटर में इतने मॉलिक्यूल, दैट इज द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का इक्विलिब्रियम आ गया. अब वाटर इधर से मूव करके इधर नहीं आएगा. इसको आप कैसे समझो? ऐसे देखो, इमेज है इसलिए एग्जैक्टली दी, बट आपको अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ सॉल्यूट अब इक्वल दिख रहे हैं. ठीक है, तो परसेंटेज आपको देखना. इस वाटर का कितने परसेंटेज सॉल्यूट है, इस वाटर में कितने परसेंटेज सॉल्यूट है. परसेंटेज शुड बी इक्वल. आपको डिस्टेंस ज्यादा दिख रही है क्योंकि वाटर मूव किया ना इधर से. वाटर मूव किया, और वाटर तब तक मूव किया है जब तक कि इधर का कंसंट्रेशन उसने इक्वल नहीं कर दिया. मतलब बोथ आर द, अगर हम ऐसे कहें कि दोनों, ये पहले 15% था, ये 5% था. ठीक है, तो अब ये मूव करके 10% पे आ चुका है. ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्यूट रह गया है, वाटर चला गया है, तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है. ये सब किडनी पढ़ते वक्त भी आएगा तुम्हें, इसलिए समझने की कोशिश कर. किडनी में यही होता है. अपने किडनी में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है. जो आप आरओ, घर में आरओ लगा के पानी पीते हो, उसमें भी यही होता है. एवरीथिंग शुड बी फिल्टर. रोकना है उसको और वाटर को मूव कराना है. दैट्स वाई मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है, तो जब इक्वल आ जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, दैट्स वाई इट इज ऑस्मोसिस. When the water starts moving out of the cell, अगर आपने कोई सेल लिया है और उससे बाहर की तरफ निकल रहा है तो ऑस्मोसिस को आप क्या बोलते हो? एक्सोऑस्मोसिस. ग्रेप्स केप्ट इन सॉल्ट सॉल्यूशन. तो सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते ही क्या होगा? बाहर कंसंट्रेशन हाई. ठीक है, और अंगूर का, जो आपने अंगूर रखा है उसका कंसंट्रेशन लो. सॉल्ट का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लो. तो वाटर कहाँ हाई है? यहाँ. वाटर यहाँ हाई हुआ तो वाटर अपने हाई टू लो मूव करेगा, तो सिंक कर जाती है सेल. समझ में आई बात? एक्सोऑस्मोसिस, वाटर बाहर निकल.
तो सॉल्यूट, अब ये प्योर वाटर को ले लिया अपन ने, तो किधर से किधर मूव करेगा, दिस साइड। इधर तो कोई सॉल्यूट है ही नहीं, पूरा 100% वाटर है, प्योर वाटर है, पूरे फुल वाटर पोटेंशियल से वो मूव करेगा इधर। क्लियर है बच्चा। इसी से आपका आएगा ऑन्कोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। एनिमल किंगडम में हाइड्रोस्केलेटन आप पढ़ोगे, हायर में चाहोगे ब्लड का फ्लो पढ़ोगे, तो सब कुछ पढ़ना है, जहां जहां वाटर है वहां वहां ये सब कॉन्सेप्ट आएंगे आपके। तो डिफ्यूजन ऑफ ऑस्मोसिस में डिफरेंस हमें समझ में आया कि देयर इज द मूवमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑल द मॉलिक्यूल, जो भी उसमें प्रेजेंट है सबका मूवमेंट होगा, गैसेस हो, मॉलिक्यूल हो, लिक्विड हो, डिफरेंट टाइप के लिक्विड हो, डिफरेंट टाइप के गैसेस हो, लेकिन उस सिस्टम में सबका अपने अपने कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग मूवमेंट होगा। और जब आप ऑस्मोसिस बोल रहे हो तो आप सॉल्वेंट ले रहे हो और सॉल्यूट ले रहे हो, सॉल्यूशन का मूवमेंट की बात कर रहे हो या प्योर वाटर के मूवमेंट की बात कर रहे हो। तो वाटर हमेशा अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे बैरियर है, यहाँ पे सिस्टम। ओके, ये ओपन सिस्टम आपको दिख रहा है, वाटर जैसे लिक्विड में मूव कर रहा है, तो दैट इज अ सिस्टम। हेलो, ठीक है। तो सेमी परमेबल को यूज करके मूवमेंट हो रहा है, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाएगा तब तक वो मूवमेंट चलता रहे। यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब तक डिफ्यूजन चलता रहेगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन भी चेंज हो सकता है, रेट ऑफ ऑस्मोसिस भी चेंज हो सकता है अगर आपने इस पे कोई और एक्सटर्नल एक्सपेरिमेंट और ऐड कर दिया। टेम्परेचर दे दो आप, ये तो मॉलिक्यूल फिर से डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर। एरिया बढ़ा दो, इस बीकर का साइज बढ़ा दो, फिर से डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन तक रुकेगा। इज इट क्लियर? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, लो कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन, हाई कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन। किधर से किधर मूव करेगा वाटर, लो टू हाई। क्लियर। सॉल्यूशन लो टू हाई, तो वही लो टू हाई को हाइपो और हाइपर करके बोलेगा, तो भी आपको याद रखना है। और जब इक्वल हो जाता है उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, आइसो। आइसो मीन्स इक्वल, सेम, सेम कंसेंट्रेशन। तब मूवमेंट रुक जाएगा या मूवमेंट इक्वल चल रहा है, दो मॉलिक्यूल इधर आएंगे तो दो मॉलिक्यूल इधर भी जाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। और जैसे जैसे अगर आप इसको सेल में लेके आओगे तो सेल के अंदर वो मॉलिक्यूल यूज होंगे, तो दैट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन है, ये आपके अभी आगे आएगा। ओके। कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, वाटर डाइल्यूट टू कंसेंट्रेटेड, अलग अलग टर्म दे रहे हैं, मेथड वही चल रही है, सभी ऑस्मोसिस है, टर्म अलग है। सॉल्यूशन बोल रहे हैं तो भी अलग है, सॉल्वेंट बोले तो भी अलग है, डाइल्यूट वर्ड यूज किए, कंसेंट्रेटेड वर्ड यूज किए तो भी अलग है, हाइपर हाइपो बोले तो सिर्फ टर्मिनोलॉजी अलग है, मेथड सेम जा रही है। ठीक है बच्चा। इसी ऑस्मोटिक प्रेशर को ब्लड में बोलते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर। जो ब्लड है, लिक्विड है, उसमें जो ब्लड प्लाज्मा है वो मूव करता है क्योंकि प्रोटीन्स प्रेजेंट है, कोलाइडल, बहुत सारे सॉल्ट प्रेजेंट है, तो वहां पे जो प्रेशर है दैट इज द ऑन्कोटिक प्रेशर। ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे 5% शुगर सॉल्यूशन, ए 10% शुगर सॉल्यूशन, खुद देखो और सबको सब चीज समझ में आना चाहिए, किधर से किधर मूव करेगा। सिंपल वो कह रहा है कि 5 सॉल्यूट है, 95 वाटर है, टफ नहीं कर रहे अपन, 100 पे लेके चलते हैं। ठीक है, 5% सॉल्यूट है, 95% वाटर है, वही लिख रहा है कि 5 मॉलिक्यूल वाटर के, सॉल्यूट के, 95 वाटर के, तो 5% शुगर सॉल्यूशन है, यहाँ पे 10 सॉल्यूट, 90 वाटर, 10 कहाँ गए, इसके साथ बाइंड कर रखे। ओके। अब मूवमेंट कहाँ होगा, कंपेरेटिवली मोर वाटर है इसमें और इधर लेस वाटर है, फ्री। आपको ये इसलिए नहीं एंटर करता है क्योंकि मैम हमने तो एक ही ग्लास में घोला, पानी गया कहाँ, तो उसका मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ आपको, वो आपके दिमाग में आने के पहले मैंने सॉल्यूशन बताया। वाटर मॉलिक्यूल उतने ही है लेकिन वो फ्री नहीं है, मूवमेंट करने के लिए फ्री नहीं है, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ वाटर को अलाउ करेगी और वो शुगर के साथ बैठे हैं तो वो अलाउ है ही नहीं, तो पोटेंशियल इधर कम हो गया। तो कंपेरेटिवली मोर वाटर फ्री इधर है, लेस वाटर इधर है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इधर है,
लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इधर है, हायर फ्री एनर्जी इधर होगी, जितना सॉल्वेंट ज्यादा उतनी काइनेटिक फ्री एनर्जी सब कुछ ज्यादा, लोअर फ्री एनर्जी इधर है, हायर वाटर पोटेंशियल इधर रह गया, लोअर इधर है, लो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, हाई कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ऑल आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होता है, सारी कंडीशन आप देख लो, जो एरो दिया है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर। अब आप 1 मिनट में इसको देखो अच्छे से, क्या आपको सब समझ में आ रहा है, सबका डायरेक्शन क्लियर है आपको, सब टर्म समझ में आ रहे हैं। बिल्कुल भी ये मत लाना मन में कि मैम बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा रही है, मैंने एग्जाम्पल बता दिया, दिस इज नॉट रिलेटेड टू प्लांट, इट इज रिलेटेड टू किडनी फंक्शन, सर्कुलेटरी सिस्टम, सब पढ़ना है और आगे जाके डॉक्टर बनना है। तो दिस इज नथिंग लाइक कि बहुत हवा पढ़ा रही, सिंपल चीज ही बता रही। क्लियर है, सेंड हम कर देंगे, नोट्स बना लेंगे। अब आता है इसके रिस्पेक्ट में, कंसंट्रेशन के वेरिएशन के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन भी 3 डिफरेंट टाइप के हो गए, जैसे अभी टोनोसिटी पे मैंने टर्म लिया, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक में रखने में प्लांट सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में क्या होता है, दैट इज क्वेश्चन। हाइपोटोनिक में रखने पे प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या होगा, दैट इज अगेन क्वेश्चन, और ये मेंशन भी है। सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे चलेगा क्योंकि डायरेक्ट वाटर पोटेंशियल को समझने के लिए आपको ये सब समझना पड़ेगा, दैट्स वाई मैंने पहले लिया है। ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सेल को ले आओ, सेल अपनी है अच्छी सी सुंदर सी, ठीक है, इसको सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में रख दिए उसका कंसेंट्रेशन हाई, दैट इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मूवमेंट ऑफ वाटर लो टू हाई, तो सेल हो जाएगी, एनिमल सेल होगी तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं थ्रिल्ड, सिंक हो जाएगी, ठीक है। प्लांट सेल के लिए भी वर्ड यूज करते हैं थ्रिल्ड, और एक वर्ड यहाँ पे यूज होता है प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस, जो अंदर उसके प्लाज्मा है उसकी लाइसिस हो रही है, लाइसिस यहाँ पे भी हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ सेल श्रिंक करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर बाउंड्री, दैट्स व्हाई इट इज ओके, या तो वो खत्म हो जाएगी या तो वो वापस सिचुएशन अगर उसको नॉर्मल मिला तो दोनों ही केस में रिवर्स हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग प्लाज्मोलाइसिस वर्ड यूज क्यों करते हैं, क्योंकि अंदर के प्लाज्मा की लाइसिस हो सकती है लेकिन सेल वॉल की लाइसिस नहीं होगी, सेल वॉल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, प्लांट के केस में उसको आउटर बाउंड्री मिला है सेल वॉल के फॉर्म में। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है, तो ये सेल वॉल रह जाएगी और अंदर की प्रोटोप्लास्ट, याद है प्रोटोप्लास्ट इज सेल विद सेल माइनस सेल वॉल, तो प्रोटोप्लास्ट पूरा श्रिंक कर रहा है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, 3 मेम्ब्रेन है इटसेल्फ इसके अंदर, सेंट्रल वैक्यूल की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस सेल की बाउंड्री, 3 मेम्ब्रेन से उसको इंटरैक्ट करके पानी को वो खींच रहा है, समझ में आ रही बात। तो अभी देखो ये है सेल वॉल, इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म, देन न्यूक्लियस, देन न्यूक्लियोप्लास्ट, देन सेंट्रल वैक्यूम, देन सेल, इतनी जगह से वाटर है, वाटर को अब खींच रहा है कोई बाहर से, कौन खींच रहा है, सॉल्ट खींच रहे हैं, क्यों खींच रहे हैं, कंसंट्रेशन हायर है, वाटर का पोटेंशियल इधर ज्यादा है, हाई वाटर पोटेंशियल है, तो वाटर इधर से इधर मूव कर रहा है अपनी केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से, उसको क्या मतलब कि मैं इधर से जाऊंगा तो सेल मर जाएगी, वो केमिकल है, पहले हमने स्टार्ट ही यहीं से किया है कि वाटर इज ए केमिकल, उसको कोई नर्वस सिस्टम से या कोई सेंसरी वर्क नहीं कर रहा है,
तो जैसे ही कंसंट्रेशन बाहर आए, पहले साइटो सीक्वेंस ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है, लिखो मेरे साथ। पहले साइटोप्लाज्म का पानी बाहर जाता है, फिर सेंट्रल वैक्यूल का पानी बाहर जाएगा क्योंकि दिस इज स्टोरेज, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म का पानी बाहर जाएगा। समझ में आया? पानी बाहर जा रहा है, बाहर हाइपरटोनिक हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, तो प्लांट के केस में सेल वॉल एज इट इज रहेगी और बाकी सारी जगह से पानी को वो वापस बाहर खींच रहा है। तो साइटोप्लाज्म सबसे पहले मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में ही साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म का पानी जाने लगा। साइटोप्लाज्म में पानी की कमी, अंदर वाटर पोटेंशियल हायर, सेल सेप में वाटर अपने हाई टू लो मूव किया, तो सेल सेप से कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। वाटर का पोटेंशियल और कहाँ हाई, न्यूक्लियोप्लाज्म में, वाटर मूव किया न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में आ गया। बाहर अभी भी कंसंट्रेशन हाई है, अब साइटोप्लाज्म से वाटर कहाँ जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो सीक्वेंस आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए। न्यूक्लियस को थोड़ा सा अवॉइड करोगे तो भी चलेगा। सेंट्रल वैक्यूल क्योंकि आप स्टोरेज वाटर पे वर्क करना चाहते हो, सारे मैकेनिज्म, सेंट्रल वैक्यूल एंड देन साइटोप्लाज्मिक वाटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए आउट, सेल वॉल से होते हुए बाहर आ जाएंगे। आउट लिख लो या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और यहाँ कोई एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स नहीं है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन में पानी आता जाएगा। और यही हम पढ़ रहे हैं, ऑस्मोसिस यही था, हायर कंसंट्रेशन की तरफ लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से वाटर आ रहा है, और इसी को आपने एक्सपेरिमेंट कर दिया लिविंग सेल को डाल के। अब आप लिविंग एनिमल सेल को डालो तो वहां पे कोई बाउंड्री भी नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है दैट श्रिंक। ओके बच्चों, क्लियर है? वहां सेंट्रल वैक्यूल भी नहीं होगा, तो न्यूक्लियस से न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म मतलब प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट बाहर जाए। अब मुझे जरा दिमाग दौड़ाओ और बताओ इस कंडीशन को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। अगर मुझे कहना है भाई एक्सपेरिमेंट हो गया, इतना मत करो कि सेल मर जाए, तो हाउ वी विल रिवर्स दिस कंडीशन? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या ये रिवर्स हो सकती है? वाटर, ठीक है, और बताओ सॉल्यूशन बताओ, क्या करें सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। आइसो तो इधर कम है बेटा, और सोचो सोचो, आ रहे हो, दिमाग तो चल रहा है प्लीज। आंसर मिल गया तो प्रॉब्लम ही सॉल्व है ना। तो सोचो कौन सा सॉल्यूशन लेना। हाइपोटोनिक मतलब वाटर का अमाउंट बाहर ज्यादा कर दे और अंदर कम हो जाए। अब देखो जब ये वाटर यहाँ पे मूव कर रहा है, अगर आप मूवमेंट यहाँ से करा रहे हो मतलब सॉल्यूट बाहर नहीं जा रहा है, तो ये कंसंट्रेशन इसका हाई होता जाए, और जहां वाटर आपने ऐड किया मतलब बाहर, वो कंसंट्रेशन लो होता जाए। लेकिन वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो वो इतना लो नहीं होगा कि वो खुद से वाटर को अंदर भेज दे। समझ में आ रही बात? लेकिन आप इस सिचुएशन को रिवर्स कर सकते हो जब तक जो प्लांट सेल है या एनिमल सेल है वो लिविंग रहे, और बाहर का कंडीशन ऐसा बना दो कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ले आओ। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लाते ही अंदर क्योंकि श्रिंकिंग है, वाटर का अमाउंट कम है, बाहर वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, तो वाटर मूव करेगा और ये सब फिर से अपने स्ट्रक्चर को रिवर्स हो जाएगा। दिस इज अगेन एमसीक्यू, एम्स में पूछा हुआ लॉजिकल एमसीक्यू। सोचो जरा, इसको सोचो, हमने क्या बोला, तुम्हें समझ में आया है? हाँ बाबा, सबका बैटरी लो है, अभी चला रही है, अभी चला रही है। मेरी खुद की बैटरी लो है। इज इट क्लियर? समझ में आई ये बात? समझ में आई हम जो बोल रहे थे? और खुद से आंसर आया तो ये हमेशा याद रहेगा। अब इसके लिए तुम्हारे ऊपर जितने कॉम्बिनेशन बना के वो क्वेश्चन पूछ ले, कंसंट्रेशन का वेरिएशन दे ले, सॉल्यूशन दे के बड़ा सा पैराग्राफ बना दे, आप साइज को देख के डर सकते हो, लेकिन आप उसको जस्ट रीड करोगे तो कुछ ना कुछ आपको वहां पे ऐसा दिखेगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई काम ही नहीं था, दैट इज जस्ट अबाउट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
और आपका तुरंत सॉल्यूशन आ जाए। धीरे चलिए, थोड़ी देर से। ठीक है बेटा, तो दूसरा सॉल्यूशन आपका क्या हो गया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फिर से सेल ले आओ, सेल को सॉल्यूशन में रखो, सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन लो है, किसके कंपैरिजन में? सेल के अंदर जो वाटर है, ऑन करो वहां से, एक बार और देखो। ग्रीन नहीं हो रहा है वो। लग रहा है ज्यादा पड़ा अभी। अब सोचो तुम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? बाहर कंसंट्रेशन लो और सेल के अंदर कंसंट्रेशन हाई, और वो भी कहाँ पे सबसे हायर होता है? सेंट्रल वैक्यूल के अंदर। ये अपने माइंड में रख लो, दैट इज द स्टोर हाउस। तो अगर सेंट्रल वैक्यूल तक कोई ट्रांसपोर्ट करके भी जाता है तो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन के अंदर कंसंट्रेशन हाई है और बाहर से वो और स्टोर करने के लिए अपने पास मंगा रहा है, तो उसको एनर्जी यूज करना होगा, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, बाहर का सॉल्यूशन क्या है? लो कंसंट्रेशन, और सेल के अंदर का सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेशन। अब बताओ किधर से किधर मूव करेगा वाटर? बाहर से अंदर, तो सेल की साइज बढ़ जाएगी, और अगर एनिमल होगा तो वो लाइसिस करती है, दैट इज प्लाज्मोप्टाइसिस। प्लाज्मोप्टाइसिस समझ में आया? वहां पे वर्ड मैंने क्या बताया था? प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस में कोई सेल की डेथ नहीं हुई, दैट इज द श्रिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट इन प्लांट सेल। एंड प्लाज्मोप्टाइसिस में एनिमल सेल की डेथ हो जाती है, और ये सब स्टडी किस पे की जाती है? आरबीसी पे। आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, तो कोई हिंड्रेंस नहीं है, सिर्फ अंदर साइटोप्लाज्म है, लिविंग सेल है, इन्यूक्लिएटेड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्टेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्रीज एंड फ्रैक्चर टेक्निक, ये सब पढ़ाते वक्त मैंने बताया कि जो सैंपल यूज किया गया है दैट इज द आरबीसी। ओके, तो सेल के अंदर वाटर एंटर करता जाएगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक लिमिट है, फिर भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, फिर से वो वाटर है, वो केमिकल है, वो बहना तो रोकेगा नहीं, वो अपना एंटर कर रहा है, और कोई बाउंड्री नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे बर्स्टिंग ऑफ सेल होती है हाइपोटोनिक कंडीशन में। इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो, इट इज द डेथ ऑफ सेल। समझ में आया? ये लाइसिस है, लेकिन प्लांट के केस में ऐसा नहीं हो सकता। फिर से कंडीशन वही है, सेल वॉल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। ठीक है, आपने एक कार्टन यूज किया, कार्टन कागज का गत्ते का बना हुआ है, आप उसमें ऐड करते जाओ, वो फटेगा, थोड़े जोर से फटने लगेगा, लेकिन वो कार्टन आप ले लो, स्टील का बॉक्स, बॉक्सेस घर में होते हैं ना, उसमें आप ऐड करो, वो बॉक्स नहीं फटेगा, आपको ऐड करना रुकना पड़ेगा। तो दैट्स लाइक स्ट्रक्चर इज प्लांट सेल। वहां पे जो सेल वॉल है वो रिजिड स्ट्रक्चर है, और इस केस में सेल को बोलते हैं फुल्ली टर्जिड सेल। वाटर का बहना रुक जाएगा क्योंकि फुल्ली टर्जिड सेल्स लगाती है टर्गर प्रेशर। आते हैं इस पे भी, बस टर्म देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मतलब सेंट्रल वैक्यूल ने साइटोप्लाज्म पे प्रेशर लगाया, साइटोप्लाज्म ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगाया, और वाटर की एंट्री को रोक रहा है। तो वाटर की एंट्री होती है ऑस्मोटिक प्रेशर से, वाटर की एंट्री को रोका जाता है टर्गर प्रेशर से, एंड बोथ आर इक्वल। फुल्ली टर्जिड केस में दोनों इक्वल होते हैं। ये सब एमसीक्यू है बेटा। ओके, तो प्लांट सेल के केस में फिर से कोई सेल डेथ हुई नहीं, इसको भी रिवर्स कर सकते हैं अगर हाइपरटोनिक दे, बट कोई नीड नहीं है, यहाँ डेथ नहीं होगी। और हाइपरटोनिक वाले कंडीशन में अगर आप सेल को ज्यादा देर तक छोड़ दोगे तो वहां डेथ हो जाएगी। एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो स्पेस है, दिस स्पेस, इस स्पेस पे कौन सा सॉल्यूशन हो, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन?
सेल वॉल है परमिएबल, सॉल्यूशन रखा था आपने हाइपर, मूव करेगा ना, यहाँ तक आता जा रहा है और ये प्रेशर लगा रहा है, वाटर को पुल कर रहा है ना अपने साइड। तो इस ब्लैंक स्पेस पे जितना भी श्रिंक करती जाएगी सेल, और सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो डिस्टेंस है वहां पे जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी हाइपरटोनिक इन कंसंट्रेशन। अगर ये हाइपरटोनिक हो जाएगा तो मूवमेंट ऑफ वाटर रुक जाएगा, फिर वाटर अंदर जाने लगे। तो आप लोग कैसे हाइपोटोनिक बोले क्योंकि आपको दिमाग में ये आ रहा है कि सेल से निकल के सॉल्यूशन बाहर आया, सेल से निकल के वाटर बाहर आया, सॉल्वेंट बाहर आया, तो मतलब वो हाइपो होना चाहिए। लेकिन वो बाहर आते ही उसी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में मिल गया, वाटर की डिजॉल्व जो कैपेसिटी है दूसरे के साथ मिक्स होने की, उस कैपेसिटी की वजह से वो मिलता जा रहा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, और प्रेशर लगाना है आपने, पुल करना है, तो इसलिए वाटर मूव करके अंदर तक जो आया है वो सॉल्यूशन होता है हाइपरटोनिक। चलो नेक्स्ट आ गया आइसोटोनिक। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, कंसंट्रेशन आपको समझ में आ गया है, हाइपो में स्लो होता है, बेलो होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सेल, दोनों की केसेस याद रखना, एनिमल सेल में लाइसिस होती है, प्लाज्मोप्टाइसिस बोलते हैं, डेथ हो जाती है सेल की। प्लांट सेल में सेल फुल्ली टर्जिड होता है, और किसी भी प्लांट का स्ट्रक्चर अगर आपको कंप्लीट उसका वेट साइज क्या है, दैट इज द कंडीशन जब आप उसको देख सकते हो, हाईली टर्जिड सेल, और ये एक एक सेल से पूरे के पूरे प्लांट में जाता है। और जैसे आपने वाटर डाला है उसके 15-20 मिनट आप घूम के आओ तो आपको प्लांट जो आपका फ्लावर पॉट में लगा था वो पूरा इरेक्ट दिखेगा, जो मुरझा गया था कंडीशन ये है कि वो लिविंग रहना चाहिए, इतना लेट ना कर दो पानी डालने में कि वो सूखने के कंडीशन में चले, तो रिवर्स नहीं होगा। लेकिन वो जो सुबह से शाम वाली प्रोसेस होती है ट्रांसपिरेशन की वजह से विल्टिंग आया, झुक गया है प्लांट, वो आप शाम को पानी डाले उसके आधे घंटे बाद सारा प्लांट एकदम इरेक्ट हो गया, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हर एक लिविंग सेल तक वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, सेल टर्जिड हुई, टिश्यू की लेयर टर्जिड हुई, वो पर्टिकुलर लीफ ब्रांच सब टर्जिड हो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कंसेंट्रेशन सेम, किसका, सॉल्यूशन का जिसमें सेल को रखा, फिर से सेल रखो सॉल्यूशन रखो, दोनों का कंसेंट्रेशन सेम। अब सेम कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या हो सकता है, या तो फ्लो होगा तो इक्वल होगा, मतलब दो मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं तो दो मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे, बराबर चलता रहना चाहिए, या तो यूज हो रहा होगा, जैसे लिविंग सेल अंदर यूज कर रही है तो ये तुरंत फिर यूज होते ही वाटर यूज हुआ तो ये हाइपर हो जाए, कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो इधर से वाटर ये इनटेक स्टार्ट हो जाए। तो रिक्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन वर्क कैसे करता है, पर डायरेक्ट एक क्वेश्चन है, प्लांट आइसोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस किया जाए तो वो कैसा स्ट्रक्चर शो करेगा, दैट इज द फ्लैसिड, फुल्ली टर्जिड के नीचे। टर्जिड इज डिफरेंट, जब आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा था तो टर्जिडिटी आ गई, हाईली टर्जिड तो आपकी जो उसकी बाउंड्री है, जो शेप ऑफ सेल है वो एकदम हायर दिख रहा है, कुछ भी झुका हुआ नहीं है, कुछ भी मुड़ा हुआ नहीं है, श्रिंक नहीं है, एवरीथिंग इज फुलफिल। तो टर्जिड और फ्लैसिड में आपको ध्यान रखना है, फ्लैसिड इज आइसोटोनिक। अभी देखो जैसे यहाँ पे देखो ये इस तरीके से थोड़ा सा ओवल होता हुआ जा रहा है, ठीक है, जैसे जितनी कैपेसिटी है आपने बॉक्स में भरना स्टार्ट किया, बॉक्स अपने फट नहीं रहा है लेकिन बाउंड्री वाला पोर्शन उसका थोड़ा थोड़ा आप देखते हो बॉक्स का बाहर आने लगता है, फिर आप ऊपर टेप लगाने के लिए दबाते हैं, 4 लोग मिलके फिर टेप लगा देते हैं तो ओके, लेकिन वो फुला हुआ फुल्ली पैक्ड दिखता है तो दैट इज फुल्ली टर्जिड। तो टर्जिड और फ्लैसिड में समझना डिफरेंस। फ्लैसिड होगा तो विल्टिंग दिखेगी, मुरझाए हुए प्लांट, विल्टिंग, विल्टिंग इफेक्ट ऑफ लीव्स, ओके, विल्टिंग दिखेगी आपको, मुरझाना। Solution with equal concentration of solute and of water, iso means equal, isotonic equal the concentration of the cell, that's why movement जो होगा वो equal चलता रहेगा या as per requirement चलेगा, कोई डेथ नहीं होगी, चलता रहेगा सब कुछ, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एनिमल में याद रखो इंपॉर्टेंट रोल है, डायरेक्ट बाउंड्री है, यहाँ पे उसको एक प्रोटेक्टिव लेयर मिल रही है हाइपर और हाइपो दोनों ही केसेस में, दैट इज सेल वॉल, ओके। मीडियम कहाँ से ट्रांसपोर्ट होना है, यहाँ पे डायरेक्ट साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियोप्लाज्म है, मतलब प्रोटोप्लाज्म की बात कर रहे हो आप, यहाँ पे एक एडिशनल आएगा सेंट्रल वैक्यूल,
तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 3 मेम्ब्रेन होती है, टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन भी आएगी ट्रांसपोर्टेशन के रोल में। इज इट क्लियर? समरी कर रही हूँ, मैं जो समझाया उसको समरी कर, वही चीजें हैं। तो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, अगर आप इसको एनसीईआरटी में देखना चाहते हो एक पेज आगे जाओ, सब मिल जाएगी। ऑस्मोसिस बताया एक्सपेरिमेंट में बाद में। इज इट क्लियर? ठीक है, वापस से एनसीईआरटी पे आएंगे तब इसको रिवाइज भी करें। तो वाटर का मूवमेंट समझना था, इसलिए हम यहाँ ले गए। क्लियर है? ड्रिंकिंग सी वाटर विल कॉज डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी टिश्यू, व्हाई? अब देखो, अब तुम फटाफट बताओ। अपन कहते हैं ना कि अपने पास पानी कम होता जा रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज में पानी की कमी आने वाली है, और अथाह समुंदर पड़ा है अपने पास तो धरती पर, बट वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। क्यों? सॉल्ट कंसेंट्रेशन ज्यादा है, और आप जैसे ही उसको लोगे तो आसपास के टिश्यू से पानी निकालना स्टार्ट करेगा और सारे ही टिश्यू स्रिल्ड हो जाएंगे। ठीक है, सेल स्रिल्ड, टिश्यू स्रिल्ड, ऑर्गन सब डैमेज, सब बिना पानी के हो जाएंगे। तो दैट्स वाई हम ड्रिंकिंग सी वाटर यूज नहीं करते, मतलब सी वाटर को एज ए ड्रिंकिंग वाटर यूज नहीं करते। क्लियर है? हाँ बेटा, 2-4 घंटे और। Two types of osmosis, exoosmosis, hypertonic solution, reduction in volume of cell. सेल के बाहर पानी जा रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा? कम। हर स्लाइड में अलग अलग टर्म यूज हो रहा है, आप उसको देखो। ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सब चीजें वही है। जो कॉन्सेप्ट हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में पूछ ले, कंसेंट्रेशन पूछ ले, एरिया पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, हम सॉल्व कर सकते हैं। एंडोऑस्मोसिस, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, वॉल्यूम इंक्रीज होगा क्योंकि वाटर अंदर आ रहा है, वाटर अंदर आते ही वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वाटर बाहर जाते ही वॉल्यूम डिक्रीज होता है। बात तो वही हो गई अपनी। क्लियर? ऑस्मोसिस फर्स्ट डिस्कवर्ड, ये छोड़ दो, ये याद रखो इसे। ठीक है, नॉलेज बाय यूजिंग पिग्स ब्लैडर, मतलब कोई लिविंग कंटेंट, लिविंग मेम्ब्रेन यूज करके, लिविंग एरिया यूज करके ऑस्मोसिस को ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखा गया। तो पिग के अंदर से उसका यूरिनरी ब्लैडर रिमूव किया गया था और उसमें ट्रांसपोर्टेशन को स्टडी किया गया। Amtrop was the first scientist who prepared an artificial semi-permeable membrane. An apparatus to demonstrate osmosis is called osmoscope. This is question important है। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल होगा तो मे भी यहाँ पे शायद कराया जाए, वैसे तो 10th में हो जाता है ये वाला प्रैक्टिकल कि पोटैटो को छील लो और पोटैटो के जैसे दम आलू वगैरह कुछ भी आप भरवा आलू खाए होगे या बनाया होगा, तो उसकी कैविटी बनाते हैं। ठीक है, पोटैटो लियो, बड़े साइज का पोटैटो लेंगे और उसकी बाउंड्री छोड़ो, थोड़ा सा एरिया छोड़ दो पोटैटो का, एंड बीच में उसके कैविटी बना लो। ठीक है, तब तो आप कुछ भरोगे। ठीक है, जैसे स्टफ्ड शिमला मिर्च भी ऐसी बनती है, सब चीज। तो आपको कैविटी चाहिए भरने के लिए, तो ये जो कैविटी है यहाँ पे भर दिया अपन ने शुगर सॉल्यूशन, और ये जो सेल है, ये जो सारे टिश्यू हो गए, ये बैरियर की तरह वर्क करेंगे, और इसको पुट कर दिया अपन ने प्योर वाटर में, प्योर वाटर में या टैप वाटर में आपने इसको पुट कर दिया, या लेबोरेटरी से डिस्टिल वाटर भी दिया। तो अब इधर था शुगर सॉल्यूशन कंसेंट्रेशन हाई, ये हो गया हाइपोटोनिक, ये हो गया हाइपरटोनिक। तो वाटर का मूवमेंट बाहर से अंदर की तरफ, आपको थोड़ी देर के बाद जो लेवल दिखेगा वो वाटर का यहाँ पे ऊपर आ जाता है। तो 2 पिन लगा के डिस्टेंस टाइम इसको ट्रेवल करके बच्चों को ऑस्मोसिस पढ़ा दी जाती है, ये लगा हुआ। इज इट क्लियर? जब स्टार्ट किया गया तो ये पोटैटो का जो शुगर सॉल्यूशन का लेवल था वो ए पॉइंट पे था, और जब 1-1.5 घंटे 2 घंटे का दिया गया, अब इट डिपेंड्स कि बाउंड्री कितनी बड़ी है, पोटैटो कितना स्टार्ची है, कैसा पोटैटो है, उस पर रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड होता है। क्योंकि यहाँ पे एक आप सिंगल सेल नहीं देख, पूरे टिश्यू से ले जा रहे हैं, ये टिश्यू है। ओके, तो यहाँ से ट्रेवल करके पानी इधर आ रहा है, क्यों? बस इतना समझना। दिस इज हाइपो एंड दिस इज शुगर सॉल्यूशन हाइपर। वाटर अपने अपने हाई से लो की तरफ मूव कर रहा है, लो कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ मूव किया, इसलिए
वाटर का लेवल बढ़ गया और ये बी पॉइंट है फाइनल लेवल एंड दिस इज द एक्सपेरिमेंट फॉर ऑस्मोसिस एंड दिस यूनिट इज नोन एज ऑस्मोस्कोप। एनसीईआरटी में गलत दिया है ऑस्मोमीटर, तो जब आएगा तो वो अपन बात करेंगे, उसको करेक्ट करके रखना है। और अगर पूछ ही रहा है ऑस्मोमीटर तो वो भी करके अपन आ जाएंगे। मीटर इज समथिंग जो डिजिटल रीडिंग दे, जिससे आप मेजरमेंट करो। इट इज नॉट अ मीटर, इट इज अ यूनिट। एक इंस्ट्रूमेंट बनाया आपने, जैसे स्टेथोस्कोप होता है ना, वैसे ये क्या ऑस्मोस्कोप। इक्वलाइज द स्ट्रेंथ ऑफ टू सॉल्यूशन, फिर से वही बात, पोटेंशियल को इक्वल कर दो, दैट इज द ऑस्मोसिस। यही कर रहा है, दोनों जो मीडियम है दोनों के सॉल्यूशन इक्वल हो गए। नाउ व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ये काम करता है, जो वाटर अंदर आ रहा है सेल में वो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। तो आपको समझना है यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। अब नॉर्मल जो अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इस एक्सपेरिमेंट में आप कह रहे हो जैसे यहाँ प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन लिया, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, तो मूवमेंट सबको समझ में आ रहा है, इधर से इधर होगा, ठीक। अब हमने कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिया और उस मूवमेंट को हम रोकना चाह रहे हैं, तो ऑस्मोसिस को रोकने वाला प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर। इज इट क्लियर? समझ में आई? समझ में आई बात? ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक दो, प्रेशर को ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक दो, जो प्रेशर आपको लगाना पड़ रहा है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज एक्सटर्नल प्रेशर इन लैबोरेटरी कंडीशन। इज इट क्लियर? ठीक है। और आपका जो आरओ है, आरओ का फुल फॉर्म ही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ में आता है? आरओ का पानी पीने जाते हो जो, उसको भी देखो थोड़ा साइंटिफिकली क्या हो रहा है वो, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका मतलब इस प्रेशर को इतना बढ़ा दो कि इस मेम्ब्रेन से, वहां पे भी मेम्ब्रेन होता है, और वहां से वाटर इस साइड चला जाए। तो ये वाटर जो आपका टैप वाटर आ रहा है, और यहाँ से वाटर का मूवमेंट प्रेशर से बढ़ा के रिवर्स ऑस्मोसिस करा के वाटर को दूसरे साइड में धकेला जा रहा है। दैट्स व्हाई वो प्योर वाटर हो जाए। ड्रिंकिंग वाटर प्योर भी नहीं होता है, उसमें जो आपको मिनरल न्यूट्रिएंट चाहिए वो वहां पे एज इट इज रहता है। दैट इज ऑल्सो सॉल्यूशन। डिस्टिलरी भी प्योर वाटर ही होती है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर नीडेड टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ प्योर वाटर इनटू अ सॉल्यूशन, या इसको हम दोनों को सॉल्यूशन कर ले तो क्या होगा, लो कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन को हाई कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ मूव करने से रोकने वाला। इज इट क्लियर? एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे? बोलो। प्योर वाटर बोले या लो कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन ले लिया हमने और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्टेशन करा है, तो हमें पता है लो कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन से हायर की तरफ वाटर जाएगा। प्योर से तो हमें पता ही है, प्योर से तो जाएगा ही सॉल्यूशन की तरफ। दिख रहा है हमें, ये प्योर है, वाटर पोटेंशियल सबसे हायर होता है इसका। क्लियर? तो ये तो सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन सॉल्यूशन में क्वेश्चन आ गया तो लो कंसेंट्रेशन से हाई, और इस फ्लो को, पैसेज को रोकने, पास को रोकने के लिए जो आपने प्रेशर लगाया दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। इज द प्रेशर नीडेड टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ प्योर वाटर इनटू अ सॉल्यूशन via a semi-permeable membrane, thereby preventing an increase in the volume of solution. वाटर मूव करके आएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा उस पर्टिकुलर एरिया का, वाटर को रोक दिया आपने तो इंक्रीज इन वॉल्यूम एरिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर सॉल्यूशन के इंक्रीज होने में रोक रहा है ना। और जैसे ही वाटर, प्योर वाटर मूव करेगा, अगर जैसे सपोज सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा तो दैट सॉल्यूशन बिकम डायल्यूटेड। ये समझ में आ रहा है? अरे कोई भी चीज, तो एक तो चेहरा तुम लोग ऐसा बना, कोई भी चीज तुमने ले लिया है, 10 चम्मच शुगर डाल दिया उसमें, अब शुगर ऐड ही नहीं हो रही है, लेकिन उस शुगर सॉल्यूशन को तुम डाइल्यूट फिर कैसे कर सकते हो? उस ग्लास के पानी को जग में डाल दो, फिर से पानी डाल दो, तो इट बिकम डाइल्यूटेड। कोई चीज मीठी ज्यादा लग रही है, कॉफी बनी मीठी ज्यादा हो गई, दूध ऐड कर लो, कॉफी ऐड कर लो, बराबर हो जाएगी, चीनी मत ऐड करना, फिर से वही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब कहीं पे वाटर जा रहा है बेटा, दैट बिकम डाइल्यूटेड, इसका डाइल्यूशन हो रहा है। भाई साहब किडनी पढ़ाने में तो मेरी हालत खराब हो रही है।
ठीक है। ये सब कंसंट्रेशन लेवल देखोगे तुम कि नेफ्रॉन में क्या है, नेफ्रॉन के बाहर क्या है, किडनी के लेयर में क्या है, तब जाके यूरिन बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन पूरी मैकेनिज्म सबसे टफ पोर्शन। चलो अभी ये समझ में आया। प्योर वाटर से सॉल्यूशन की तरफ जाएगा तो सॉल्यूशन अभी कंसंट्रेटेड ही है, लेकिन वो डाइल्यूट होता जा रहा है अपने इनिशियल से अपने आगे की तरफ, वो डाइल्यूट हुआ है। तो दैट इज द प्रिवेंटिंग एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आई होप समझ में आ गया। बैटरी का मैसेज उसको क्या चाहिए। इट इज डिनोटेड बाय पाई। ये साई नहीं है, ये क्या है, पाई। पाई पढ़े हो ना, क्या वैल्यू होती है पाई की? The value of osmotic pressure can be indicated as pi is equal to CRT. Just formula लिख लेना. C is equal to concentration in mole per liter. Gas R is equal to gaseous constant, and T is absolute temperature. That's why it is dependent on concentration and temperature. सारा खेल आप जो देख रहे थे, अगर उसको आप एक फॉर्मूला में लिखना चाहोगे तो वो हो जाता है पाई इज इक्वल टू CRT। जो पाई है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डायरेक्ट ये क्वेश्चन है बेटा। सी जब वैल्यू लेते हो इसको पहले, इसका अब हम डेरिवेशन में नहीं जा रहे, अदरवाइज ये चलता रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RT, ऐसे चलता है। गैसेस लॉ आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में, ठीक है। उसको हटाते हैं तो कांस्टेंट ले आते हैं, एंड दैट कांस्टेंट इज CRT। ठीक है बच्चा, ठीक है, आप लिख लो एक इंफॉर्मेशन। बस बस थोड़ी देर, ठीक है, सब आप छोड़ दो, ठीक है। इफ मोर एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। RO इसका एग्जांपल है। वाटर प्यूरिफिकेशन में आप यूज करो। किससे किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है? कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, टेम्परेचर अभी अपन ने देखा, RT, ठीक है। आयनाइजेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट कितना आयनिक फॉर्म में है, न्यूट्रल है तो कुछ नहीं करेगा। आयनिक फॉर्म, जैसे जस्ट सपोज, अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट और हम बताते हैं तुमको। Na+Cl का NaCl की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी होगी, और वो आयनिक फॉर्म में होगा। तो Na अपना करेगा एंड Cl अपना करेगा, तो इट बिहेव्स लाइक अ वन मॉलिक्यूल, इट बिहेव्स लाइक अ टू मॉलिक्यूल। देखना ये तुम केमिस्ट्री में ये सब चीजें ट्रिकी होती है, फिर यहीं से उलझना स्टार्ट होता है। तो सॉल्यूशन जब पढ़ाएंगे वो सर, तो वहां पे ध्यान देना। तो आयनाइजेशन सॉल्यूट पार्टिकल मतलब, जब मैंने, अगर मैं कह रही हूँ सॉल्ट ऐड किया, वन मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट इज एडेड, देन वन वाटर इज इंगेज। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बताएं तो वन सॉल्ट वन वाटर, ओके। जैसे ही हम बोले आयनाइजिंग फॉर्म ऑफ सॉल्ट मतलब Na+Cl, तो एक गया इसके साथ, एक गया इसके साथ, तो दो वाटर मॉलिक्यूल इंगेज हो, तो इसका कंसेंट्रेशन हायर होता है। इसलिए समझ में आई? कोई बात समझ में आ रही है मेरी? आयनाइजिंग फॉर्म कैसे इफेक्ट कर रहा है? आयनाइजेशन, एनर्जी आयनाइजेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, इट्स आल्सो इफेक्ट, क्योंकि यहीं पे मैंने जो एग्जांपल दिया दैट इट बिहेव्स लाइक अ टू पार्टिकल। समझ में आ रहा है? इसलिए शुगर सॉल्यूशन, शुगर ऐसे नहीं ब्रेक डाउन होती है, और सॉल्ट ऐसे ब्रेक डाउन होता है। तो दैट्स वाई सॉल्ट के केस में आप हायर कंसेंट्रेशन और हायर बोलोगे। 10 स्पून शुगर का और 10 स्पून सॉल्ट का, विच वन इज मोर हायर? सॉल्ट हायर होता है। जिसकी आयनाइजिंग कैपेसिटी है हायर, वो हायर मतलब वो ज्यादा हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर मॉलिक्यूल को बाइंड करने। एंड हाइड्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, यही हम समझा रहे हैं। हाइड्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ये हो गया, जस्ट सपोज कोई सॉल्यूट, और इसके चारों तरफ 1 2 3 4 5 वाटर मॉलिक्यूल को इसने इंगेज कर लिया। एक सॉल्यूट अकेले 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को जोड़ लिया, तो आपका कम ही हो जाएगा वाटर का, वहां फ्री वाटर और कम हो जाएगा। दैट इज द हाइड्रेशन। सॉल्यूट के ऊपर वाटर, हाइड्रेशन आप समझते हो ना, बॉडी को हाइड्रेटेड करो मतलब पानी पीते रहो। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो गई है, कोई पेशेंट आया है, उसका पहला इनिशियल चेकअप यही होता है कि उसकी बॉडी का हाइड्रेशन कैसा है।
उसके ब्लड प्रेशर कैसे जा रहे हैं, मतलब वाटर कैसे फ्लो हो रहा है, उसी वाटर में तो ब्लड है, ठीक है। तो बेस तो क्या है, वाटर। चलो छोड़ो ये सब। Osmotic pressure of a solution is directly proportional to the concentration of solute in it. The osmotic pressure shows maximum variation in the plant cell. According to Harris, the osmotic pressure is highest in leaves and lowest in root. अब आप यहाँ से थोड़ा सा एक कंक्लूजन में जाओ कि लोवेस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट और हाइड्रोफाइट, ठीक है। लोवेस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर जो वाटर की नीड है, उनका हैबिटेट है, दैट्स वाई आपको कम प्रेशर चाहिए सेल को कि वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे उल्टा चलेगा, ठीक है। वाटर ऑस्मोटिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में सेल के अंदर आ रहा है, जितना हायर ऑस्मोटिक प्रेशर उतना तेजी से वाटर अंदर आता है। समझ में आ रहा है बेटा, वाटर को आपको पुश करना है, अंदर जाओ, सेल के अंदर जाओ, रुकना नहीं है। तो दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो जितना वाटर की नीड होगी उतना हाई वो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। और आपको पता है एक्वेटिक प्लांट्स को वाटर की इतनी पुश करने की नीड नहीं है, वो तो डूबे हुए हैं, ठीक है, सफिशिएंट सप्लाई है, तो लो होता है उनका। और हाई किसका होगा, एक तो जेरिक दे दिया तो उसका हाई, दूसरा हेलोफाइट। हेलोफाइट क्या होते हैं, ठीक है, सॉल्ट कंडीशन में ग्रो करने वाले प्लांट। हेलोफाइट्स बैक्टीरिया पढ़े थे, ठीक है, एल्कलाइन कंडीशन में, सॉल्ट कंडीशन में ग्रो करने वाले बैक्टीरिया। तो फाइटा से उसको रिप्लेस कर दो। ऐसे प्लांट जो सॉल्ट कंडीशन में, सॉल्ट कंडीशन ले जाओ ना, कहाँ, मैराइन प्लांट सारे तुम्हारे जो सी कैल्प तुमने पढ़ा, जो फ्यूकस एल्गी तुमने देखा, वो सब सॉल्टी तो हैं। जहां पे भी आपने लिखा है हैबिटेट इज मैराइन वाटर, दैट इज द सॉल्टी कंडीशन, ओके। तो जीरोफिटिक, मीजोफिट मतलब फाइट मतलब धरती पे, जेरिक मतलब एडवर्स कंडीशन जहाँ पे वाटर स्ट्रेस है, उससे भी ज्यादा क्या हो गया हेलोफाइट, जहाँ सॉल्ट कंसेंट्रेशन हाई है। तो इस रिस्पेक्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता जाएगा। लेसर ड्यूरिंग द नाइट एंड हायर, इसके लिए तो पूरी मैकेनिक्स समझ, ऑस्मोमीटर। अब आ गया आपका ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जो आपको वहां पे वाटर पोटेंशियल के साथ में लिखा था। तो पहली चीज आपको मिलेगी वाटर पोटेंशियल, तो सबको समझ में आ गया, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल ऑफ अ वाटर टू फ्लो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ओके। ऑस्मोटिक पोटेंशियल, द चेंज इन द फ्री एनर्जी ऑफ द सॉल्वेंट, फ्री एनर्जी में चेंज। फिर से बात वही, क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि वाटर तो आयनिक फॉर्म में, जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, सॉल्ट आ रहा है, सॉल्यूट आ रहे हैं, उनके साथ बाइंड हो रहा है, तो फ्री एनर्जी पूरे वाटर कंपोनेंट चेंज होगा। जैसे सपोज 5 इधर गए, तो पहले जितना था, जैसे 100 था, तो अब कितना रह जाएगा 95। तो चेंज इन फ्री एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द सॉल्यूट, ये किसकी वजह से हो रहा है, सॉल्यूट की वजह से हुआ है। वाटर तो अपना मस्त पड़ा था, प्योर वाटर, आपने उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को छेड़ दिया, आप उसको, वो वाटर आयनिक फॉर्म में डिसॉल्व करने के लिए फेमस है, सॉल्वेंट है, वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, ठीक है। तो उसको डिसॉल्व करते ही उसके खुद के फ्री एनर्जी वो कम कर, किसकी वजह से हुआ, बाय द सॉल्यूट, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और इसी को आपकी बुक कह रही है सॉल्यूट पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज नथिंग, इट इज द सॉल्यूट पोटेंशियल which change the free energy of solvent, either it is pure water or it is lower concentrated solution, जो है वहां जिसके रिस्पेक्ट में आप बात करो। Osmotic pressure of a solution can be measured as real pressure only in the apparatus osmometer। जब आप उसको मेजर करोगे तो जो apparatus आप यूज करोगे that is osmometer, और जिसमें आप देखते हो वो होता है osmoscope, ओके। प्रोसेस होगी ऑस्मोस्कोप में, मेजरमेंट होगा ऑस्मोमीटर में। अदरवाइज इन नॉर्मल सॉल्यूशन सिचुएशन इट इज ओनली अ पोटेंशियल प्रेशर, देयरफॉर टर्म ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज यूज्ड, इसलिए उसको
ये वो प्रेशर पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उसको रिलेट कर दिया गया कि इसको अगर मेजर नहीं कर रहे हो तो आप जब प्रोसेस देखते हो तो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड कि एक प्रेशर की वजह से वहां पे पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो अपन इसको भी कह रहे हैं पोटेंशियल प्रेशर। ये लाइन थोड़ा सा स्किप कर जाओ, बट आप ये समझ लो कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल विद नेगेटिव साइन। अब ये काम आता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ओके, आपको चाहिए ऑस्मोटिक पोटेंशियल की वैल्यू, मतलब सॉलिड पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहा है। दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 10 ऑस्मोटिक प्रेशर इज गिवन, यू हैव टू फाइंड आउट द ऑस्मोटिक पोटेंशियल टू कैलकुलेट द वाटर पोटेंशियल। जस्ट आपको क्या करना है, 10 की जगह -10 कर दिया, आपको मिल गया। समझ में आया? तो बस आप ये रिलेशनशिप अभी लिख लो, अभी ये नहीं समझ में आएगा, अभी डिफ्यूजन डीपीटी जब सब पढ़ा देंगे तब सारी चीजें रिलेट होगी। क्योंकि कहीं पे ये आपको रिवर्स लग रही है, कहीं पे ये आपको आने वाली लग रही है, कहीं पे आपको जाने वाली लग रही है। ओके, तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंबल इज साइपी और साइस, ध्यान रखना साइपी को यही छोड़ देना, अदरवाइज मिक्स हो जाएगा। सेल को अब थोड़ा रिलेट कर लेते हैं और यहीं पे कंक्लूड करते हैं। सेल वॉल इज फ्रीली परमेबल, पता है आपको, सो इट इज नॉट एन ऑस्मोटिक बैरियर, ऑस्मोटिक बैरियर की तरह वर्क नहीं करेगी। इन द प्लांट सेल द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म लिक्विड, ठीक है, एंड टोनोप्लाज्म, और सेल सेफ है नॉन लिविंग, वहां कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं चल रही है, वो है स्टोरेज हाउस, तो उसको भी नहीं इंक्लूड करना है आपको। जहां रिएक्शन चल रहा है दैट मीडियम, सेल मेम्ब्रेन जो बैरियर है, और टोनोप्लास्ट, ये टुगेदर दे कॉल्ड ऑस्मोटिक बैरियर या सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक बैरियर में कौन कौन रोल प्ले कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन, इसलिए मैंने बोला था अभी आप न्यूक्लियस को छोड़ दो, प्लस साइटोप्लाज्म, तो खुद ही लिक्विड की एक बाउंड्री है ना, और उसको इंटरेक्ट करना है पूरा टोनोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड है वहां से इंटरेक्शन चल रहा है, यहां तक इम्पैक्ट है वाटर का। कहाँ कहाँ वाटर है तो उसको इंटरेक्ट करना है टोनोप्लास्ट से, साइटोप्लाज्म के लिक्विड एरिया से, और सेल मेम्ब्रेन से। तो ये सभी मिलके क्या बनते हैं? ऑस्मोटिक बैरियर। दिस इज अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे आप करोगे गलती, जब वो पूछेगा सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इसमें कौन सी है फॉर द ऑस्मोसिस, तो आप करके आ जाओगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने बोला तीनों मिलके ऑस्मोसिस को मेंटेन कर रही है, तो बोथ ऑल द थ्री आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर?